नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। नेपाल में जिस तरह से जनरेशन जेड, जिसे जेनजी जनरेशन भी कहते हैं, यानी 1997 से 2012 के बीच जो बच्चे जन्म लिए हैं उनको जेनजी जनरेशन कहा जाता है। और जिस तरह से नेपाल में क्रांति आई, जिस तरह से नेपाल में एक आंदोलन हिंसक आंदोलन में बदल गया, उस पर बातचीत करने के लिए हम यहाँ उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और तमाम हमारे साथ युवा हैं जो यहाँ चाय वगैरह पीने आते हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है नेपाल में जो है, जिस तरह से युवाओं ने तख्ता पलट किया या जिस तरह से आंदोलनकारी जो है उग्र हो गए, उसको आप कैसे देखते हैं नेपाल के लिए? जबकि वहाँ केवल सोशल मीडिया को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे थे या उनके मानकों पर नहीं जा रहे थे, जिसकी वजह से वहां पर एक सप्ताह का सोशल मीडिया बैन लगा। और फिर ये आंदोलन जेनजी जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, जो आप लोगों की उम्र के लोग हैं, उन लोगों ने इस तरह से वहां एक तरह से तख्ता पलट करने की कोशिश की। क्या कहेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि मैं भी जेनजी का हूं और इस पूरे समीकरण, उस पूरे मुद्दे को जो देखा, जो गहराई से समझा इन चीज़ों को, कि जो वहाँ की नेपाल की सरकार थी उसने 26 जो इंटरनेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे उस पर बैन कर दिया था, जिससे वहाँ के जो युवाओं में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा था काफ़ी टाइम से। और उसी को लेकर सरकार जो थी वो पीछे हटने को तैयार नहीं थी और आज के समय में एक दमनकारी नीति अपना के जो सरकार ने युवाओं को और देश को दबाने की कोशिश करी, जिसका परिणाम आज देख रहा है पूरा देश, नेपाल के साथ साथ पूरा विश्व देख रहा है कि आप उससे नेपाल में क्या हुआ उसको जाने दीजिए, लेकिन उससे सीख लेते हुए ये भारत सहित तमाम देशों को ये सोचना चाहिए कि हम भारत को क्यों सोचना चाहिए? नहीं, भारत को इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि नेपाल हमारा बहुत ही पड़ोसी के साथ साथ बहुत अच्छा छोटे भाई की भूमिका में रहा है। और भारत के आसपास की जितने भी राज्य यानी कि देश रहे हैं, सभी में ये तख्ता पलट हुआ है युवाओं के द्वारा। चाहे आप बांग्लादेश में हो, चाहे आपका श्रीलंका में हो, चाहे नेपाल में हो, और इसी तरह सब जगह हुआ है। तो हमको इन सब चीज़ों से देखते हुए अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि आज के समय में युवाओं को हमें इतना प्रताड़ित या परेशान नहीं करना चाहिए कि युवा इस मुद्दे पे आपको लग रहा है कि सरकार युवाओं को प्रताड़ित कर रही है? बिल्कुल कर रही है। प्रताड़ित केवल किसी को मारना पीटना ही प्रताड़ित नहीं है, किसी को मेंटली टॉर्चर करना भी प्रताड़ित होता है। किसी की जॉब नहीं लग रही वो परेशान है, वो भी प्रताड़ित होता है। किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास रहने को घर नहीं है। तो ये लेकिन नेपाल में जो सोशल मीडिया बैन किया गया उसका एक जेन्युइन कारण था, जैसा कि वहाँ के तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं नेपाल के, वो बताते हैं कि एक जेन्युइन कारण था कि भाई हम कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करवा लो, आप सोशल मीडिया रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हो। ये कहीं की बात, कहीं का फ्रस्ट्रेशन किसी और बात पे निकला क्या? और आप जिस तरह से भारत को वाकई में सुरक्षित अपने आप को करना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी राज्य हैं, चाहे श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे उसके बाद जो है अब नेपाल हो, 3 राज्य जो है तीनों अलग अलग दिशाओं में भारत के हैं। एक दक्षिण में है, एक पूरब में है और एक जो है उत्तर में है। निश्चित तौर पर अपने आप को भारत को सुरक्षित करना चाहिए, लेकिन उसका कंपेयर यहाँ से करना क्या ठीक है? नहीं, मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। देखिए, समझदार कौन होता है? जो दूसरों की गलतियों से खुद सीख जाए वो समझदार है। जब जरूरी नहीं कि हमारे साथ भी वो चीजें हो तब हम सीखें। आप दूसरे आपको क्या लगता है? आप तो उस जनरेशन के बाहर हैं जो 1997 से 2012 के बीच जो जेनजी जनरेशन है, जिनको जेनजी कहा जाता है, आप तो उनसे बाहर हैं। देखिए, हमारे परिवार में भी वो उस उम्र के काफी बच्चे हैं और मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में हमारे परिवार के साथ जो कनेक्टेड उनके लड़के हैं उनके अंदर भी वो भावनात्मक रूप से लगाव अपने देश के लिए भी है, समाज के लिए भी है, परिवार के लिए भी है। और समाज में जब इर्द गिर्द कुछ चीजें घटती हैं तो उसका सीधा असर उनके ऊपर पड़ता है। तो निश्चित तौर पे हमारी जो जनरेशन थी वो उसने भी देखा, हमारे पहले की जनरेशन है उसने भी देखी है, और आज जो हमारे साथ जो यूथ की जनरेशन है वो भी देख रही है कि आज क्या कंपेयर करना। जैसे इस लड़के ने बहुत साफ साफ शब्दों में बात कहा कि इसका परिणाम, जैसे हमारे अगल बगल कुछ घटता है ना तो उसका सीधा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो भारत की तमाम राजनेताओं को इस बात से गंभीरता से सीखना होगा, क्योंकि वही पूरा देश संचालित कर रहे हैं। क्योंकि आज कोई विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है, कोई पक्ष की भूमिका अदा कर रहा है, कोई सरकारें चला रहा है, लेकिन कोई जातिवाद, कोई मजहबवाद, कोई राष्ट्रवाद, कोई बेरोजगार, कोई भ्रष्टाचार, तमाम मुद्दे ऐसे देश में है जिसपे बातें करता है, लेकिन वो युवाओं का मन नहीं पड़ पा रहा है, जिसके कारण आज वर्तमान स्थिति में तमाम लोग ना चाहते हुए भी, हम लोग कतई नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में श्रीलंका जैसी हालात हो, हम लोग कतई नहीं चाहते कि हमारे हालात नेपाल की तरह हो, हमारे हालात बांग्लादेश की तरह हो, क्योंकि मेरा देश जो है भारत एक ऐसा खूबसूरत देश है जिसमें सभी धर्मों के लोग, आप सुनिएगा, सभी जातियों के लोग, एक मिनट रुक जाइए, क्या नाम है आपका? शशांक।
शशांक बताएं, आप जा रहे थे, आपकी उम्र कितनी होगी? 19+ 19+ है, यानी जो बात चर्चा हो रही थी अभी हम लोग जो कर रहे थे भाई साहब, जेनजी जनरेशन मतलब जो 1997 से 2012 के बीच की जो जनरेशन है, उसी ने एक तरह से नेपाल में क्रांति मतलब या कहिए आंदोलन जो करने की कोशिश की सोशल मीडिया बैन होकर। सोशल मीडिया आपके लिए कितना जरूरी है? मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, सच बताऊँ तो। सोशल मीडिया में क्या पढ़ाई करते हैं आप? बीटेक चल रहा है मेरा। बीटेक चल रहा है, वाह बहुत बढ़िया। तो आप सोशल मीडिया से आपको बहुत लेना देना नहीं है? नहीं, मेरा उससे कुछ भी लेना देना नहीं। तो जो नेपाल में कर रहे हैं लोग, जो जिस तरह से नेपाल को अशांत करना पड़ा, जबकि वहां का एक जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पर करना ये चाहिए कि जरा सा रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लें। तो आपको क्या लगता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना जरूरी है? हाँ, कहीं भी अगर जा सकते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन या पासवर्ड कहीं जाने के लिए तो होना ही चाहिए, और ये जरूरी भी होता है बहुत। तो मतलब नेपाल में जो तमाम सोशल मीडिया साइट्स हैं उनको जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी, आपको ये लगता है? इसमें आई थिंक मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनको जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अच्छा, तो आप हमको ये बताइए कि ये जिस तरह से नेपाल में तमाम युवाओं ने वहाँ सोशल मीडिया के बैन होने पर जिस तरह से आंदोलन किया और आंदोलन की उनको अनुमति भी मिली और उसके बाद वो उग्र हो गए, तो उस उग्रता को आप कैसे देखते हैं? क्या उनको उग्र होना चाहिए था अपनी ही देश की सरकार के खिलाफ? नहीं, ये तो गलत बात है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी अपने ही कैटेगरी में आते हैं, और मीडिया तो सोशल मीडिया है ही है, और उसके लिए वो न्यूज़ फैलाने वाली तो है ही है मीडिया। उसमें इन लोगों को अभी एक भाई साहब थे, वो कह रहे थे कि भारत के लोगों को सीख लेना चाहिए, नेताओं को सीख लेना चाहिए। भारत की जो जेनजी जनरेशन है, यानी आप लोगों की उम्र के लोग हैं, वो क्या सोचते हैं? इसमें आप लोग क्या इस तरह के उग्र आंदोलन में अगर किसी के बहकावे में आके करने के लिए तैयार हो सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं कर सकते हम लोग। मतलब भारत के युवा काफी समझदार हैं। देखिए सबसे बड़ी बात रुकिए, 2 मिनट रुकिएगा। कि अभी वर्तमान परिस्थितियों में जिस बच्चे से आप बात कर रहे थे वो बहुत सारी चीजों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। ऐसे ही कच्ची उम्र के लोगों को बहला फुसला करके तमाम राजनीतिक दलों के लोग, चाहे देश के विभिन्न हिस्सों में हो या देश के बाहर के लोगों में, वो जो दंगा आपने देखा, जो तमाम त्रासदी आपने वहाँ पे देखी, एक तरह से त्रासदी है वो, और कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं देश के अगल बगल के राज्यों को और देशों को प्रभावित करती है। तो मैं तो यही कहूंगा, हमारे देश भर के तमाम साथी जो है, खासतौर पर प्रबुद्ध वर्ग के लोग जो हैं, यूथ की जनरेशन से थोड़ा उठ करके जो लोग हैं, वो बेहद शालीनता और गंभीरता के साथ सामाजिक मुद्दों को उठाएं और सामाजिकता को परोसे, ना कि देश में वैमनस्यता। तमाम टीवी चैनल हैं और तमाम लोग हैं, तमाम चर्चाएं हो रही हैं, आज इस पे दिखाई जा रही हैं। कोई सोशल मीडिया नहीं देख पा रहा है, जैसे इनके जैसे लोग सोशल मीडिया नहीं देख पा रहे, तो लेकिन क्योंकि इनके पास कोई जगह नहीं है। लेकिन जो लोग आज सोशल मीडिया से लेकर राष्ट्रीय टीवी चैनलों को देख रहे हैं, तो मेरा उनसे भी निवेदन और आग्रह है कि आज भारत अगल बगल देशों में तमाम हालात जो दिख रहे हैं, उसका सीधा प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो मेरा निवेदन यह है कि उन सभी चैनलों से भी कि आज हम लोगों को अपने देश में के युवाओं को सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। युवाओं को सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। आप भी जो है जेनजी जनरेशन के हैं, यानी 1997 से लेकर 2012 के बीच जो बच्चे हैं उनको जेनजी जनरेशन या जनरेशन जेड कहा जाता है। क्या कहेंगे जो नेपाल में जिस तरह से आंदोलन शुरू हुआ और आंदोलन उग्र हुआ और अब वहां के प्रधानमंत्री और तमाम मंत्रियों के साथ जो हो रहा है, उसको आप भारत में रहते हुए भारत का लखनऊ का युवा कैसे देखता है उसको? वो नेपाल में जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। जो वहाँ के जेनजी जनरेशन वाले जो भी किए हैं वो अच्छा नहीं है वहाँ के लिए। इंडिया के लोग अच्छे हैं, हाँ, तो यहाँ पे नहीं हो सकता है। मतलब आप भी युवा हैं, आप भी उसी जनरेशन में आते हैं, आपको क्या लगता है कि जो तमाम नेता अभी चर्चा करने लगे हैं टेलीविजन डिबेट्स में और तमाम और डिबेट्स में, खुलेआम लोग कहने लगे हैं, जैसा श्रीलंका में, जब श्रीलंका में हुआ था तब भी एक तरह से तमाम अलग अलग पार्टियों के लोगों ने धमकी भरी भाषा का प्रयोग किया कि एक सरकार का नाम, वर्तमान सरकार का नाम लेकर के कहा कि जैसे श्रीलंका में हुआ यहाँ भी हो सकता है। फिर जब बांग्लादेश में हुआ तो फिर कहा जैसे बांग्लादेश में हो सकता है यहाँ भी हो सकता है। अब नेपाल को उदाहरण देकर के कह रहे हैं कि जैसा नेपाल में हो रहा है वैसा यहाँ भी हो सकता है। यहाँ का युवा क्या सोचता है, क्या ऐसा कर सकता है? हो सकता है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट जैसे चल रहा है और ऐसा हमेशा रहा तो हो सकता है, लेकिन ऐसा इंडिया वाले लोग नहीं करते। भारत के आप जैसे युवा क्या इस तरह का काम करेंगे? जो तमाम युवा हैं, आपकी सोच क्या है? भारत के युवा तो देशभक्त हैं। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देशभक्त तो हर राष्ट्र के लोग होते हैं, लेकिन एक समस्या मिनट रुकिए, यहाँ इस पर आप बोलिए, पहले इनको बोलने दीजिए जी। हो गया।
आपको क्या लगता है कि मतलब आपके यहाँ हमारे देश में उसका कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा नेपाल का? नहीं ऐसा नहीं होगा। हाँ? नहीं ऐसा नहीं होगा। आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, अच्छा नेपाल हो, उनसे हम बहुत आगे हैं। हिंदुस्तान बहुत आगे है, उनकी हम कॉपी नहीं कर सकते, वो हमारी कॉपी करते हैं। और हमारे देश में ऐसा असंभव है, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, हर सैनिक हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हो सकता है। असंभव है ये चीज, क्योंकि हमारे देश के लोग पूरी दुनिया में नाम कमाए हैं, पूरी दुनिया में लोग रहते हैं, और हमारे देश के लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। अच्छा भैया, नेपाल में जिस तरह का हो गया, जिस तरह चल रहा है, आप भी इस देश के युवा हैं, आप क्या कहेंगे? वहाँ की जो स्थिति है उसको आप कैसे देखते हैं? स्थिति जो भी है भाई, गलत तो स्थिति तो गड़बड़ है। स्थिति तो गड़बड़ है, मान लो उसमें लोग मारे भी जा रहे हैं, बेगुनाह लोग भी मारे जा रहे हैं। गड़बड़ स्थिति है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, मैं मोबाइल चला रहा था, तख्ता पलट वहाँ हुआ, पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं वहाँ के लोग? ये बात हमको समझ में नहीं आ रही। कहाँ के लोग? और नेपाल के लोग, हमने खुद सुना है। हम मोबाइल चला रहे हैं तो उसमें दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है क्यों बोल रहे होंगे? अब पता नहीं भैया, वो तो मोदी जी से तुलना उनका कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो भी कुंवारा वो भी कुंवारा, जो ऐसा कुछ पक रहे हैं। भाई हम तो अब सहन नहीं है, आम जनता। हम आपको बुरा लग रहा है? बुरा तो लग रहा है कि वहाँ के लोग हमारे प्रधानमंत्री को ऐसा बोल रहे हैं, मगर हमारे प्रधानमंत्री में ऐसी क्या कमी है कि जो वो लोग गाली बक रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रहा। अब हो सकता है कि उनको कोई दिक्कत महसूस हो रही हो। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ भाई। आप बताएं, आप अपने देश में युवाओं के, चूंकि आप लोग उसी जनरेशन के हैं, है ना? एक बात बताएं, दिल की युवा हैं आप। यहाँ हमारे देश में जो स्थिति है, जो आस पड़ोस में स्थिति हो रही है, हम लोग जो हमारे देश के युवा हैं वो अपने आप को कितना सशक्त और कितने देश प्रेम से ओतप्रोत हैं कि वो इस तरह की चीजों को इग्नोर करते हैं। भाई साहब, अगर हमारी दिल की बात पूछो तो जैसा वहाँ लग रहा है ऐसी हमें हालात यहाँ के भी दिख रहे हैं। अगर हमारी दिल की बात पूछो तो क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? लग रहा है क्या कर रहा है आदमी, बेरोजगार घूम रहा है। जैसे हालात अगर हमारी दिल की पूछो, आज तक हम कभी मीडिया में बोले नहीं, अगर आप पूछ रहे हो हमारी तो जैसे हालात वहाँ के दिख रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? हालात यहाँ के दिख रहे हैं। नाम क्या है? नाम से क्या मतलब, हिंदुस्तानी है। नहीं, नाम पूछना जरूरी होता है। आप बताएं भाजी, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो स्थिति अल्लाह करे यहाँ हमारे देश में ना हो। आप भी आइए। वो जो स्थिति वहाँ हुई है, अल्लाह ना करे हमारे देश में हो। हमारे देश में सब बुद्धिजीवी लोग रहते हैं और एक सरकार योजनाएं बना रही है, धीरे धीरे हो सकता है सबको नौकरी मिले भी। वहाँ पर जहाँ पर जो ये हादसे हुए हैं वहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं है। और चाइना से दोस्ती, जिसने भी चाइना से दोस्ती करी है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, और चाहे वो रोहिंग्या, ये चाइना से जिसने भी हाथ मिलाया वो तबाही की ओर गया है। मेरा अपना ये मानना है। और हमारे भारत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये लड़का है, इसको नौकरी वोकरी नहीं मिलेगी तो ऐसे जज्बात में कह रहा होगा, ऐसा होगा। मगर मेरा ये मानना है कि हमारे भारत में ऐसा नहीं होगा। हमारे भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिल के इस चीज को रोकने की कोशिश करेंगे। देश सबका है, देश को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। देश को आबाद रखने के लिए हम सब कुर्बानी देश के लिए। आपका क्या मानना है? मेरा मानना है कि जो भी नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में हुआ है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा गाजी मामाला नाम है। जो भी नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश में हुआ है वो गलत है, लेकिन उससे हमारी सरकारों को सीख लेना चाहिए। क्यों, क्या सीख लेना चाहिए? सीख लेना ये चाहिए कि जैसे बेरोजगारी, बढ़ती बेरोजगारी हो, या महंगाई हो, या भ्रष्टाचार हो, या गैर बराबरी हो। एक आदमी खूब अमीर बनता जा रहा है, एक आदमी गरीब बनता जा रहा है, तो एक मौलिक अधिकार है कि उसका पेट भरना चाहिए। पेट भरना चाहिए, दाल रोटी और ये सब गैस और ये सब मिलना चाहिए। तो वहाँ पे जो हुआ है उससे देखना चाहिए कि क्यों, क्या कारण था कि जो इस तरह का प्रदर्शन हुआ है, या इस तरह से विधानसभा। निश्चित तौर पर जो भारत का विदेश मंत्रालय होगा और जो तमाम और जगह होगी वो लोग देख रहे होंगे, हम सभी भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। लेकिन नेपाल से भारत की तुलना जो भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है? ये गलत है कि नहीं? कहीं से तुलना, हमारा देश बहुत संयमित देश है, भाईचारा वाला देश है। बिल्कुल, यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं है कि किसी से तुलना किया जाए। नेपाल, बांग्लादेश या किसी पाकिस्तानी से तुलना करने लायक नहीं है। हमारा देश बहुत ही अच्छा है। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब या कोई तहजीब यहाँ बहुत अच्छा है। लेकिन हमारा है कि वहाँ पे वीडियो देखने के बाद जो जल रहा है या जो स्थिति बन रही है, उसको देख करके हम लोगों को भी एक
मंथन करना चाहिए कि आखिर में कारण क्या है, कि आखिर में हमारे अगल बगल पड़ोसी देशों में इस तरह की घटनाएं हो रही है। उससे हमको थोड़ा सा सीख लेना चाहिए, उसको समझ। फिलहाल हमारा देश बहुत ही अच्छा है, उदारवादी देश है। यहाँ पे भूखे रह करके भी भजन करते हैं, इसलिए हमारे देश में इस तरह का कोई मामला नहीं है। अच्छा, युवाओं की बात जो तमाम लोग कर रहे हैं, जो जेनजी जनरेशन है, थोड़ी सी एक प्रश्न आप ले लीजिए। अपनी बात तो आपने कह ली। जो जेनजी जनरेशन है, जो 1997-2012 के बीच की जो जनरेशन है, जो यंग है, युवा है, एनर्जेटिक है, तमाम उसके सपने हैं, तमाम और चीजें भी वो सोचता है। अगर वो जनरेशन की बात यहाँ हो रही है, तो हमारे यहाँ की जो वो जनरेशन है जो लगभग 27 वर्ष की आयु तक है, और श्रीलंका या बांग्लादेश या जो नेपाल की ये जो जनरेशन है, उससे अंतर क्या देखते हैं? क्योंकि आपके परिवारों में भी तो बच्चे हैं। अंतर कुछ नहीं है। यहाँ का जो भी स्थिति वही स्थिति वहाँ भी, उनको भी रोटी कपड़ा मकान चाहिए, हमको भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वहाँ भी चाहिए। लेकिन अपेक्षाकृत हमारे यहाँ की जो यंग जनरेशन है वो सेंसिटिव है, देश को लेकर के संयमित है। और हमारे वहाँ कारण है, हमारे वहाँ सरकारी नौकरियां या सरकारी संस्थाओं के बाद तमाम प्राइवेट जॉब हमारे देश में है, जिसको किया जा सकता है और कर भी रहे हैं लोग। यहाँ पे भारत का हम जो स्थिति मैं बता रहा हूँ कि एक अच्छा मजदूर, स्किल्ड मजदूर जो है, अच्छा जो अगर चुनाई उनाई करता हो, स्किल्ड मजदूर, रंगाई पुताई, हाँ स्किल्ड मजदूर, उसका 1000 रुपया डेली का पर डे का है। इसलिए हमारे वहाँ से नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या चाइना या श्रीलंका कोई तुलना नहीं हो सकता। हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम भी काफी अच्छा है, बहुत मजबूत है। अच्छा नहीं है, बहुत मजबूत है। केवल इसको जो बेरोजगार हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, उनको थोड़ा सा संयमित करने की जरूरत है, उसको मुख्य धारा में जोड़ करके। एक बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि हमारे यहाँ जो स्किल्ड वर्कर है, चाहे वो मोबाइल की दुकान भी खोला, अगर रिपेयरिंग की भी दुकान खोला है, तो अच्छा इनकम है उसका। इनकम बिल्कुल है। और अभी अगर हम बात करें तो 100 से ज्यादा लगभग जो है नए यूनिकॉर्न जो है रजिस्टर हुए हैं, जो बड़ी बात है इतने बड़े देश। पहला चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश का तुलना पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, भूटान से, म्यांमार से, फलाना ढमाके से नहीं करना चाहिए। हमारा देश का तुलना अमेरिका से हो सकता है, रूस से हो सकता है, चीन से हो सकता है, जापान से हो सकता है। इसका तुलना छोटे छोटे जो राज्यों की तरह से देश है, उसका तुलना नहीं हो सकता। हमारे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। हमारे अगर उत्तर प्रदेश की अकेले इकोनॉमी की बात कर ले तो जो है 1 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रही है। हमारा उत्तर प्रदेश देश है, ये देश के बराबर है। नेपाल या कोई अगल बगल जो देश है हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर नहीं है, इसलिए तुलना नहीं किया जा सकता। हाँ, हम इतना मांग कर रहे हैं, मैं सरकारों से, जो भी सरकार, राज्य सरकार हो या देश की सरकार हो, मैं मांग कर रहा हूँ कि जो भी बेरोजगार युवक है या जो भी कम उम्र के, उनको बहुत जरूरत है, उनकी शादी ब्याह भी होनी है, उनको परिवार में उनकी जिम्मेदारी भी बढ़नी है। ठीक बात है। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि नेपाल और यहाँ में जो भाई साहब कह रहे बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेपाल यहाँ में कोई भी अंतर आतना भी ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ की स्थिति खराब लग रही है। वहाँ इसलिए खराब लग रही है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार, जिसकी बात यहाँ भी होती है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था वहाँ पे और है वहाँ पे। वहाँ तो युवाओं को ये समझ में आ गया और लगातार तो वो लोग ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब गवर्नमेंट घूम फिर करके वही आ रही है। तो जब एक आशा थी कि भाई राजतंत्र हटेगा, राजतंत्र के भ्रष्टाचार से वो लोग उबे थे, लेकिन जो वहाँ लोकतंत्र आया वो सत्ता की दौड़ में लग गए। जैसे प्रचंड आए तो लगा कि शायद तो अब जो चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर स्थिति वही हो गई। ओली आ गए तो गोली आ, यही हो रहा है वहाँ पे। तो युवा आखिर आक्रोश में क्यों नहीं आएगी, जब वो उनको लग रहा हमको कुछ नहीं मिल रहा है और हमको तवान के लिए हमको विदेश जाना पड़ रहा है। अभी आप बता दें, नेपाल में बहुत से ऐसे युवा हैं जिनको नौकरी के लिए वो रसिया गए और यहाँ से एजेंट्स वो ले गए और वहाँ पे उनको सेना में लगा दिए। बहुत सारे हम लोग मारे जा रहे हैं और मरे वहाँ पे। उनको नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों? उनका वहाँ भूखमरी पड़ी है, पैसा है ही नहीं। तो भारत से कंपेयर करना उचित। आप क्या कहेंगे नेताजी? देखिए, परिस्थितियाँ हैं, परिस्थितियों को भारत के नेताओं को देखना चाहिए। अभी भाई साहब कह रहे हैं कि रूस गए और कहाँ गए, इजराइल भी भारत के लोग गए हैं। नहीं, भारत के, इन्होंने नेपाल के लोगों की बात कही। नेपाल के लोग गए ना, तो भारत के लोग भी इजराइल गए। बेरोजगारी की समस्या है जिस देश में। भारत के लोग इजराइल किस लिए गए?
इजराइल कमाने के लिए गए, ईटा गारा जो है मकान बनाने के लिए, जो भाई स्किल्ड वर्कर बता रहे हैं, स्किल्ड वर्कर गए, वो तो एक्सचेंज हर देश अपना, वहां से टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आती है इजराइल से, जो टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए आते हैं। हमारे यहाँ से भी टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए जाते हैं। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस में हमारे यहाँ लोग जाते हैं। पत्रकार महोदय, वो लोग कमाने खाने गए हैं और ITI अलीगंज के द्वारा भेजे गए इंटरव्यू के द्वारा, और उसके बाद रो रहे थे, अखबारों में छपा था, अमर उजाला में छपा था कि बमबारी हो रही, हम लोग बंकर के अंदर घुसे हुए अपने माँ बाप। भाई तो जब इजराइल जो है, एक मिनट रुक जाइए, जब वहाँ इजराइल ऐसा देश है कि जहां आस पड़ोस से वो घिरा हुआ है, गाजा की घटना हुई, उसके बाद तो बमबारी हुई, तो उसमें हमारे देश के जो स्किल्ड वर्कर यहाँ से गए, ITI करके गए ना, स्किल्ड है ना, वो उसका पैसा मिल रहा होगा ना, तो वो कमाने गए हैं ना, तो उनको आप दूसरे वे में क्यों ले रहे हैं? हम दूसरे वे में नहीं, अगर अपने देश में बीटेक एमटेक IIT करने वालों को रोजगार मिलता और जो है, तब बाहर क्यों जाते? मजबूरी में जा रहे हैं लोग, ITI करके मजबूरी में जा रहे हैं। अगर इन मजबूरी में क्यों जा रहे हैं? वहाँ ज्यादा पैसा मिल रहा है, वहाँ से डॉलर कमा के देश की इकोनॉमी मजबूत कर रहे हैं। कोई जान गंवाने के लिए नहीं जाता, जिंदा रहने के लिए हम यहाँ हैं। आपको जानकारी हालात है। नहीं, एक चीज, एक मिनट भैया, एक मिनट आपको बता दें सर, आप भी मानेंगे या आप जो भी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब गल्फ कंट्रीज में जाने का खोला, उसके बाद जो है, जब परमाणु परीक्षण भारत ने किया, तो वही जो बाहर से डॉलर कमा के लोग लाए थे, उसी ने हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। तो बाहर जो कमाते हैं वो हमारे देश की रीढ़ हैं, उनको आप जो है गलत वे में मत लीजिए कि वो वे में नहीं, रो रहे थे, ये भी मैंने देखा, रो रहे थे। आपको क्या कहना है? सच्चाई ये है। आप बताइए, जो बाहर कमाने जाते हैं वो अच्छा है कि नहीं भारत से? एम्प्लॉयमेंट तो देश में और विदेश में हर जगह किया जा सकता है, बिल्कुल, वो तो एक अपनी जगह है, एम्प्लॉयमेंट होना भी चाहिए। यहाँ पे मुख्य चीज ये है कि जो बच्चे हैं, नेपाल का अगर उसको स्टडी करेंगे, भाई नेपाल से भारत की कोई तुलना ही नहीं है। कोई तुलना, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कोई उसका तुलना नहीं है, लेकिन अगर नेपाल का स्टडी करेंगे, वहाँ भी बच्चों का फीस चरम पे है। देखिए, बच्चों का फीस, और ये भी आप जान लीजिए नेताजी कि नेपाल में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं वहाँ खेती गृहस्थी भी ठीक से नहीं है। हमारे यहाँ हर चीज की सुविधा है, बहुत सुविधा है, लेकिन इस पे ध्यान देना चाहिए ना। बस यहाँ देखिए, यहाँ से केवल यहाँ की गवर्नमेंट को इस घटना से ये सबक लेना चाहिए, जितनी जल्दी हो यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म करें, जितनी जल्दी हो। हर विभागों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हर विभागों में। हम करें, आप शासन अच्छा चला लें, प्रशासन में गड़बड़ी, कहीं तो प्रॉब्लम है, भ्रष्टाचार नहीं हटेगा तो समस्या बढ़ती जाएगी। नेपाल की समस्या से हमको सीख लेने की जरूरत है, सीखना चाहिए। आपका भी यही मानना है? भ्रष्टाचार ही प्रदेश और देश के लिए अभिशाप बना हुआ है, भ्रष्टाचार के नाते ही वहाँ हुआ है। नेपाल हो और चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, कहीं भी जो हुआ भ्रष्टाचार चरम पे है। वहाँ के नेताओं को लोग देखे, बच्चे जो बेरोजगार थे, कि ये लोग तो बहुत मालामाल है, पैसा भी दिखाई दे रहा है उनके घरों पे। जब छापा बोले हैं, जब उस घरों में घुसे हैं तो तमाम पैसा देख रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो भ्रष्टाचार निवारण के लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं, समय समय पे करती भी रहती हैं। वो जो है तमाम लोग पकड़े जाते हैं और उनको दंड भी मिलता है। हमारे देश की तुलना में 1 आध 2 लोग 4 लोग पकड़े जा रहे हैं पत्रकार महोदय, इस पे आपकी भी जिम्मेदारी है, सरकार की, उससे ज्यादा हम लोगों की है कि हम लोग आवाज उठाते रहे कि भ्रष्टाचार को समाप्त करिए। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जिस तरह से नेपाल में जो जेनजी जनरेशन है, उन्होंने जिस तरह से आंदोलन किया और आंदोलन के बाद वो उग्र हो गए, उससे भारत को सीख लेने की जरूरत है। वो जेनजी जो जनरेशन है हमारे यहाँ की, वो भी यही कहते हैं। हालांकि हमारे यहाँ के जो युवा हैं वो बहुत ही सशक्त, मजबूत और मानसिक रूप से देश के लिए देश प्रेम रखने वाले लोग हैं, तो यहाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन नेपाल जो एक छोटा सा देश है, वहाँ स्थितियां खराब हुई हैं और उन स्थितियों को धीरे धीरे सेना ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। लेकिन भारत में इसकी चर्चा, लखनऊ में इसकी चर्चा जोरों पर है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।